नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हाल ही में अफगानिस्तान में आयोजित काबुल शांति सम्मेलन में आतंकवाद और पाकिस्तान के मुद्दे छाए रहे। इस एक दिवसीय सम्मेलन का मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति पर बात करना था। 25 देशों के प्रतिनिधियों के बीच अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि उसे अघोषित लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने इस सम्मेलन में तालिबान और पाकिस्तान को शांति प्रक्रिया में फिर से शामिल होने का न्योता दिया। विशेष में आज हम बात करेंगे काबुल अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन की। हम दिखाएंगे इस सम्मेलन में किस तरह के निशाने पर रहा पाकिस्तान और बताएंगे क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में बढ़ रही है खटास। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा कायम करने के उपायों पर चर्चा के लिए काबुल शांति प्रक्रिया सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में नाटो और संयुक्त राष्ट्र के अलावा 2 दर्जन से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से इलाके में शांति के लिए और कदम उठाने की अपील की। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब ऐसी बैठक अफगानिस्तान में ही हुई। बैठक में 20 से ज्यादा देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एक दिन चली इस बैठक को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने शांति प्रक्रिया बहाल करने और दुनिया के देशों को क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। As the frontline state in the first line of defense of the security of the region and the world, we're making our full contribution. We're fighting 20 transnational terrorist groups on your behalf, and have focused both our armed forces and the full mobilization of our people in Nangarhar and other provinces to contain and eliminate Daesh. What we need is an agreed regional strategy, organizational vehicle, and a plan of action to overcome terrorism together. That is the task of the moment. That is the challenge of the moment. अशरफ गनी ने तालिबान से शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने तालिबान से विद्रोह का रास्ता छोड़ संविधान को अपनाने का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये तालिबान के लिए शांति प्रक्रिया से जुड़ने का आखिरी मौका है। गनी ने अफगानिस्तान सरकार को साथ में ना लेते हुए तालिबान से सीधी बातचीत करने की कोशिश पर पश्चिमी देशों को खरी खोटी भी सुनाई। गनी ने इन देशों से अफगानिस्तान की अगुवाई में शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनने को कहा। They do not have the time. We have the time, and they must get watches. Time is running out. This nation will reject them. This is the last chance. Take it, or face the consequences of the united wrath of a nation that is grieving but determined. Don't forget, we have 2,000 years of learning how to discipline our grief and direct it towards goals. उधर तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार की इस कोशिश को बेकार करार दिया है। एक बयान जारी कर तालिबान ने कहा कि जब तक अफगानिस्तान में विदेशी आक्रमणकारियों की मौजूदगी है, तब तक शांति के प्रयास कारगर नहीं हैं। दरअसल रूस समेत कई क्षेत्रीय शक्तियां अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी चाहती हैं। इस वजह से शांति प्रक्रिया जटिल बनी हुई है। सम्मेलन में पाकिस्तान, भारत, ईरान, रूस, चीन, सऊदी अरब, अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में तालिबान का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काबुल में आयोजित एक दिवसीय शांति सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर अघोषित युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। अफगान राष्ट्रपति ने तालिबान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वो शांति का रास्ता अपनाएं वरना गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। काबुल में आयोजित शांति सम्मेलन के दौरान आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने हाल ही की आतंकवादी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अघोषित युद्ध का सामना कर रहा है।
मोहम्मद अशरफ गनी ने दावा किया कि पिछले 2 साल से 11,000 विदेशी लड़ाके अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। उन्होंने दोहराया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ शांति चाहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। Do we have interlocutors who are also interested in waging peace rather than war? Speaking frankly, we're not sure. Our top priority must go to finding an effective way to dialogue with Pakistan. I welcome the participation of the distinguished delegate from Pakistan. 31 मई को काबुल में हुए बम धमाकों का जिक्र करते हुए अफगान राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने तालिबान को एक बार फिर मुख्य धारा में शामिल होने का न्योता दिया। अफगान राष्ट्रपति ने कहा कि तालिबान के पास शांति प्रक्रिया में शामिल होने का ये आखिरी मौका है। उन्होंने आगे कहा कि तालिबान शांति वार्ता में शामिल होने में दिलचस्पी रखते हैं तो वो उन्हें कार्यालय खोलने की अनुमति देने को भी तैयार हैं। The hardening our security forces means that the Taliban cannot win militarily. They have to abandon this illusion that they can overthrow the government or divide the sacred geography into 2 political geographies. Afghanistan is united, and united it shall remain. We've already said that we aim for peace, but we cannot make peace if Taliban groups are not prepared to do the same. उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकरिया ने इस्लामाबाद में कहा कि उनके देश पर अशांति फैलाने के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है और वो अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं। We actually reject the Afghan allegations, baseless allegations. The approach, the accusatory approach is unhelpful towards efforts for peace. Pakistan has suffered from the menace of terrorism, and I think we have made unparalleled sacrifices in the war against terrorism. Pakistan has highest stakes in the peace and stability in Afghanistan. हाल के दिनों में आतंकवाद के मुद्दे पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं। देशों की सीमा पर भी तनाव का माहौल है। काबुल शांति सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान के आरोप दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की वानगी भर हैं। पाकिस्तान के रवैये और अफगानिस्तान के रुख के चलते तनाव कम होने की उम्मीद कम ही है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान बीते कई दशकों से आतंकवाद के अंतहीन सिलसिले से गुजर रहा है। देश के कई प्रांतों में तालिबानियों का खासा दबदबा है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों ने आतंकी गतिविधियों से अफगानिस्तान की शांति बिगाड़ दी है। बीते कुछ महीनों से राजधानी काबुल में कई ऐसे धमाके हुए जिसमें सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान के शहर हेरात की। मंगलवार को ऐतिहासिक मस्जिद के बाहर शक्तिशाली धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना तगड़ा था कि बाहर खड़ी गाड़ियों के परखचे उड़ गए। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों ने बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों में विस्फोटक रख दिया था। करीब 800 साल पुरानी मस्जिद के बाहर हुए इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। بود که انفجار در مقابل دروازه ورودی مسجد جامع شریف به وقوع پیونده که در نتیجه متاسفانه 6 تن از شهروندان ما جا در جا به شهادت میرسند و میسوزند کامل و همچنان در حدود 15 نفر هم धमाकों का सिलसिला अफगानिस्तान में थम नहीं रहा है। हेरात धमाके से 3 दिन पहले 3 जून को एक जनाजे में शामिल लोगों के बीच लगातार 3 धमाके हुए और धमाके में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 के आसपास लोग घायल हो गए। अस्पताल में घायलों का इलाज आज तक चल रहा है। लोगों में अब तक दहशत कायम है। هر طرف صدای جنبست شد. یک وقت متوجه شدم که دستای میسوزه. سعی کردم ران، دست، صورت، پای هر طرف افتیده. والا در مثل جماعت نه استاد شده که فقط می الله اکبر گفت و چی شد؟ یک انفجار شد. بعد از اون انفجار دوم شد چند تا بعد. انفجار دیگه نفهمیدم کلا به خاک کون افتید.
इस तस्वीर को देखिए। अस्पतालों में टंगी सूची में परिजन मरीजों और मृतकों का नाम तलाश रहे हैं। अफगानिस्तान का यही सच है। 31 मई के दिन काबुल में हुए धमाके ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जर्मनी के दूतावास के नज़दीक ट्रक में हुए विस्फोट में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 425 लोग जख्मी हुए। काबुल के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ ये विस्फोट 2001 के बाद काबुल शहर पर सबसे घातक आतंकी हमला था। हमले के फौरन बाद कई आतंकी संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन सुरक्षा बलों का मानना है कि इसके पीछे हक्कानी नेटवर्क का हाथ है। गृह मंत्रालय इसकी जांच में जुटा है। ارقام شهدا 80 نفر است و زخمیای ما 463 نفر است. اگر 83 گفته شده باشه اشتباه شده، 463 نفر است و مسئولیت این حادثه را گروه‌های تروریستی که مختلف اعلان کرده. धमाके के बाद काबुल शहर धुएं के गुबार से भर उठा। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों को घायलों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। दुनिया भर में इस हमले की निंदा की गई। मृतकों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए फ्रांस के ऐतिहासिक एफिल टावर की लाइट बंद कर दी गई। जर्मनी दूतावास के नज़दीक हुए हमले के चलते जर्मनी में भी खासी चिंता देखी गई। एंजेला मर्केल ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो अफगानिस्तान के साथ हैं। Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich aus aktuellem Anlass anlässlich dieses schrecklichen Bombenanschlags in Afghanistan ein paar Worte sage. Wir alle stehen heute unter dem Eindruck eines verheerenden und mörderischen Bombenanschlags in unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft in Kabul. हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 8 मार्च को काबुल शहर में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 49 लोगों की हत्या कर दी थी। अप्रैल में सेना कैंप पर हुए हमले में तालिबानियों ने 140 लोगों की हत्या कर दी थी। यानी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान लगातार आतंकवादी घटनाओं से दो चार होता रहा है। बीते कुछ सालों से अफगानिस्तान ने खुलकर इसके लिए पाकिस्तान की तरफ भी उंगली उठाई है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इससे इनकार करता रहा। सरकार फिलहाल इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश में जुटी है। There is no doubt that the situation, both political and security situation in particular, is not good. We have seen in the past few weeks the deteriorating security situation and the attacks that is taking place on innocent people is something indescribable. पिछले 1.5 साल में अकेले काबुल शहर में कम से कम 9 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। पूरे अफगानिस्तान में हजारों लोग एक दशक के भीतर आतंकवादी हमलों के शिकार हुए हैं। आलम यह है कि अमन चैन की तलाश में लाखों लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आज मीडिया मंथन में बात आक्रामकता की। हमारे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज की वजह से हम घटिया प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप जिसको आक्रामकता कहते हैं, मैं उसको शोर शराबा कहता हूँ, मछली बाजार कहता हूँ, गाली गलौज कहता हूँ, बदसलूकी, बदजुबानी, यह सारी चीजें आप कह सकते हैं, लेकिन आक्रामकता नहीं है। आपके सामान बेचने वाली टीम डिसाइड करती है कि कौन चीखेगा, कब चीखना चाहिए, कैसे टीआरपीज़ बढ़ेंगे। पैसे की कमी बहुत ज्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में। वो जो एक बूम था इंडस्ट्री का, वो बूम खत्म हो चुका है। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समाज सुधारक, विचारक और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार। उन्होंने कमजोरों को दिलाई राजनीतिक हिस्सेदारी और किया आह्वान, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो,
और बनो महान। बाबा साहेब के नाम से मशहूर अंबेडकर ने जीवन में किए कई बड़े काम। पिछड़ों और महिलाओं के हक की उठाई आवाज। भारत सरकार ने अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1990 में दिया भारत रत्न सम्मान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में अक्सर उतार चढ़ाव आता रहा है। कूटनीतिक नज़रिए से दोनों देशों के रिश्ते बेहद ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। तालिबान के ज़माने में अफगानिस्तान के हर मामले में पाकिस्तान का दखल था, तो आज दोनों देशों के बीच सीमा पर भारी तनाव है। हाल ही में काबुल में हुए बम धमाके के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास और बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते दखल से चिंतित है, तो अफगानिस्तान की चिंता बढ़ते आतंकवाद को लेकर है। अफगानिस्तान का आरोप है कि तालिबान समेत तमाम आतंकी संगठन पाकिस्तान में ट्रेनिंग और पनाह लेते हैं। इधर पाकिस्तान का मानना है कि दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों के पीछे भारत का हाथ है। It is disappointing that some elements who have no interest in peace in Afghanistan and want to damage Afghanistan-Pakistan relations have been maligning Pakistan for their own agenda. हालांकि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान खुद को इस्लामिक देश मानते हैं। दोनों ही देश IOC और सार्क समेत कई संगठनों में साथ हैं। दोनों ही नाटो के प्रमुख गैर सदस्यीय सहयोगी हैं। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी मोर्चे में भी दोनों ही देश शामिल हैं। इसके बावजूद 1947 में अपनी स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लगातार अच्छा नहीं रख पाया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते काफ़ी नाजुक दौर पे पहुंच गए हैं और अफगानिस्तान ने खुलेआम उनको कहा है। कई जो खेल संबंध थे उसमें भी असर पड़ा है। कुछ खेल अफ़गानिस्तान की टीम की कुछ उनके साथ एक सीरीज़ होनी थी, वो उन्होंने कैंसिल कर दी है। तो संबंध तो ख़राब हो ही रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कोर कमांडर्स ने जो मीटिंग की उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई अफ़गानिस्तान को अपने अंदर देखना चाहिए, दूसरों की तरफ उंगली उठा के। पाकिस्तान जब 1947 में अस्तित्व में आया, तभी से अफगानिस्तान के साथ उसका सीमा विवाद चला रहा है। अंग्रेजों की खींची डुरंड रेखा पाकिस्तान को विरासत में मिली, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी सीमा रेखा नहीं माना। दरअसल दोनों देशों की 2430 किलोमीटर सीमा के दोनों तरफ करीब 50 लाख पश्तून यानी पठानों की आबादी है। अफगानिस्तान को लगता है कि डुरंड रेखा को सीमा मान लेने से पश्तून हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट जाएंगे। इसी के चलते 1947 में ही अफगानिस्तान भारत और रूस के खेमे में चला गया। बढ़ते विवादों के बीच 1960 के दशक में दोनों देशों के रिश्ते तकरीबन खत्म हो गए। 1970 के दशक में रूस के कथित प्रभाव को खत्म करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर मुजाहिदीन आंदोलन शुरू किया। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में अचानक हजारों मदरसे खुले, जहां अफगान मुजाहिदीन हथियार चलाना सीखते थे। इस दौर में अफगान सरकार पाकिस्तान के विरोध में थी, तो विद्रोही पाकिस्तान के लाडले गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, बुरहानुद्दीन रब्बानी समेत तमाम मुजाहिदीनों को पाकिस्तान का समर्थन हासिल था। इस दौर में 1.5 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए थे। 1990 की शुरुआत में तत्कालीन सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस लौट रही थी। इसी दौर में पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दखल और बढ़ गया। 1996 में तालिबान के काबिज होने के साथ ही पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर परोक्ष कब्जा हो गया। लेकिन 2001 में अमेरिकी हमले के बाद तालिबान शासन का खात्मा हुआ। इसके बाद अफगानिस्तान की तमाम लोकतांत्रिक सरकारें पाकिस्तान से पटरी बैठाने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन तालिबान से पाकिस्तान के पुराने रिश्तों के चलते दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और इस तरह पिछले कई दशकों से अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं।
कभी फायरिंग तो कभी बम धमाके। वो पिछले कई वर्षों से आतंकवाद की आग में चल रहा है। लेकिन आखिर वो कौन सी वजहें थी कि अफगानिस्तान में आतंक की लपटें हदें पार कर गई, और इस देश का इतिहास आखिर क्या है? एक नजर इस पर भी। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में भी जिंदगी हंसा करती थी। अमन और चैन हर चौखट, हर कूचे और हर चेहरे का निजाम हुआ करता था। कड़ी धूप तले सब अपने सुख दुख बांटा करते थे और रातों का सन्नाटा भी दबे पांव गुजर जाया करता था। लेकिन अफसोस, अफगानिस्तान अब कतई ऐसा नहीं रहा। खौफ, आतंक, बारूद और बर्बादी। पिछले कई दशकों से आतंक की आग में अफगानिस्तान जलता रहा है। जिम्मेदार सरकारें रहीं, तानाशाह रहे, संकीर्ण सोच रही या फिर सत्ता की चाहत रही। गुनहगार जो भी हो, पीड़ित यहाँ की आवाम, सभ्यता, शांति और सुंदरता ही हुई। बात 70 के दशक की है, जब मुल्क में पहली बार तानाशाही का तख्ता पलट हुआ। मोहम्मद दाऊद खान ने सेना की मदद से अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जाहिर शाह को सिंहासन से हटा दिया। दाऊद खान ने राजशाही को खत्म कर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान को सोवियत संघ का पूरा समर्थन हासिल था। दाऊद खान ने नया संविधान लागू कर महिलाओं को मौलिक अधिकार दिए। पुरानी सोच वाले लोगों को भी निशाना बनाया गया। मुल्क विकास की राह पर था, लेकिन 70 का दशक खत्म होते होते हालात बदलने लगे। मोहम्मद दाऊद खान का कत्ल कर अफगानिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाल ली। हालांकि कम्युनिस्ट नेताओं के बीच आपसी संघर्ष तेज हो गया, जिसका नतीजा ये रहा कि 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। हालांकि 80 का दशक शुरू होते ही सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदों ने हथियार उठा लिए। बताया जाता है कि मुजाहिदों का गुट आगे चलकर तालिबान बना। तकरीबन 9 साल सोवियत संघ से मुजाहिदों का संघर्ष चलता रहा। जिहाद के नाम पर सोवियत संघ के खिलाफ जंग छेड़ी गई और अमेरिका समेत कई देशों की मदद से 1989 में मुजाहिद सोवियत संघ को अफगानिस्तान से खदेड़ने में कामयाब रहे। 90 का दशक देश में फिर से आज़ादी का दौर तो लेकर आया, लेकिन सत्ता की चाहत में मुजाहिदों ने अपनों के खिलाफ छेड़ दी। उस वक्त के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को सोवियत संघ की सरपरस्ती हासिल थी, लिहाजा मुजाहिदों ने नजीबुल्लाह को अपना अगला निशाना बनाया। मुजाहिदों ने काबुल की ओर कूच किया और नजीबुल्लाह सरकार का तख्ता पलटकर इस्लामिक मुल्क की घोषणा कर दी। मुजाहिदों के एक बड़े गुट के नेता प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी को राष्ट्रपति बनाया गया। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर रब्बानी सरकार को अपदस्थ किया और पूरे मुल्क पर कंट्रोल कर दिया। चीफ मुल्ला मोहम्मद उमर की अगुवाई में तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया। 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को ना सौंपने की सूरत में अमेरिका और नाटो सेना ने अफगानिस्तान पर हमला कर कब्जा जमा लिया। ओसामा की खोज में अमेरिका ने अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा छान भरा। इस बीच तालिबान और अलकायदा के लड़ाकों की अमेरिका से जंग जारी रही। पूरे मुल्क में जगह जगह बमबारी होती रही, लोग मरते रहे और जंग चलती रही। 2004 में देश में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें हामिद करजई विजयी हुए और वो देश के राष्ट्रपति बने। इस बीच अफगानिस्तान के हालात सुधारने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन बड़ी संख्या में देश में मौजूद तालिबान के आतंकियों ने अमन को वापस लौटने ही नहीं दिया। मुश्किलें दो थीं, एक तालिबान और अलकायदा के सरगनाओं का देश में ही छिपे होना और दूसरा कमजोर अफगान सरकार पर फिर से तालिबान का कब्जा न हो।
इसलिए अमेरिका की मुल्क में मौजूदगी आग में घी का काम करती रही। सत्ता के 5 साल पूरे होने के बाद फिर से चुनाव हुए। राष्ट्रपति हामिद करजई फिर से विजयी घोषित हुए। हालांकि सरकार पर भ्रष्टाचार के कई बार आरोप भी लगे। 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद हालातों में सुधार आना शुरू हुआ। हालांकि 2013 में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर सहमति न बनने पर फिर से अमेरिका और अफगानिस्तान सरकार के बीच टकराव का आलम देखा गया। तीसरी बार देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए और इस बार अशरफ गनी राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि ये चुनाव काफी लंबे वक्त तक सुर्खियों में रहा। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की दखल के बाद अशरफ गनी को राष्ट्रपति चुन लिया गया। इस दौरान तालिबान से समझौते की बात चलती रही, लेकिन अब तक नतीजे सामने नहीं आए। वक्त वक्त पर आतंकी वारदातें सामने आती रही हैं, कभी राजधानी काबुल में तो कभी किसी दूसरे शहर में। फिलहाल इंतजार उस रोज का है जब हैबत का रास्ता छोड़कर सभी बंदूकधारी अमन की राह पर चलने लगेंगे और एक बार फिर से उसी सुंदर अफगानिस्तान की कल्पना होगी जो एक वक्त एशिया का खूबसूरत देश कहलाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।